प्रिया राजकोट से एमबीए कर रही थी। एग्ज़ाम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े, इन सब के बीच किसी तरह उसकी ज़िंदगी कट रही थी। सुबह सुबह आलू की थैली लेकर प्रिया फ्लैट पर लौटती है। ये क्या कर रही है प्रिया, तू फिर से आलू लेकर आई? नहीं नहीं नहीं, इस बार आलू नहीं। तूने वादा किया था कि संडे की सुबह तो हम सबको पिज्जा खिलाएगी। सही बात है, आलू बनाना है तो फिर तू ही खाना। 2 दिन से वही आलू की सब्जी खा खा कर मुंह का स्वाद चला गया है। अरे ये क्या बात हुई? खाना बनाने की ड्यूटी मेरी है। क्या बनाना है क्या नहीं बनाना वो मैं देखूंगी ना। ये क्या बात हुई बहना, तूने खुद खाना बनाने की ड्यूटी ली थी ना। कोई बात नहीं, ले ले झाड़ू पोछे की ड्यूटी। टॉयलेट साफ कर लेगी ना, मैं छोड़ देती हूँ, तू कर ले। यार तू मेरे काम से अपना काम एक्सचेंज कर ले। हाथ से कपड़े धोने पर मेरी कमर अकड़ गई है, मैं कर लूंगी किचन का काम। प्रिया की सहेलियाँ ये कहती रहती है, पर प्रिया तो फौरन किचन में चली जाती है और अंदर से आवाज़ आती है, पिज्ज़ा का बेस पिछली रात ही ले आई थी मैं। और 45 मिनट बाद प्रिया रसोई से पिज्ज़ा लेकर बाहर आती है। अरे वाह बहन, आई लव यू। काम में कभी कंजूसी नहीं करती मैं। वो तो 2 दिन की आलू की सब्जी पड़ी थी, बर्बाद होती, इसीलिए वो चलाए जा रही थी। वरना कौन सी डिश है ऐसी जो मैंने तुम लोगों को नहीं खिलाई? सॉरी यार, भूख के मारे ना, तू तो जानती है इंसान बड़बड़ाने लगता है। अभी पिज़्ज़ा खा लिया ना, अब कुछ नहीं कहेंगे। तो अब बता, क्या समझ में आया कि पिज्ज़ा पे मैंने आलू डाला था? व्हाट? नो। पिज्ज़ा के लिए जो सब्जियां चाहिए थी इतनी महंगी थी, बाप रे बाप। मैंने बोला भैया हम कॉलेज जाने वाले बच्चे कहाँ से इतने पैसे देंगे? कम कर करके 5 रुपया कम किया उसने टोटल में। मैंने बोला आग लग गया आपकी सब्जी में, मेरा आलू जिंदाबाद। आलू मैं पिज्ज़ा बनाने के लिए ही तो लेकर आई थी। क्या स्वाद इन्हांस हुआ ना आलू से। बेस के ऊपर चीज़ के साथ आलू ग्रेट किया है और ऊपर से सब्जियों के साथ, पता भी नहीं चला क्योंकि मैंने चलने नहीं दिया। पेट में आलू गया है पिज्ज़ा के साथ तो तुम लोगों का पेट भरा भी रहेगा, वरना फट से भूख लग जाती। मान गए यार तुझे, जो भी तेरे हाथ का खाना खाएगा ना उसका जीवन सेट है। क्या लॉजिक लगाया है तूने। और सब्जियां तो तू लेकर ही नहीं आई, फिर भी ऊपर रंग बिरंगी सब्जियां तो दिख रही थी, वो कैसे? वो तो 2 पीस सब्जी बची थी, उसी को काट कर डाल दिया कि सबकी नज़र में रंग तो रहे। तो कुछ ऐसी थी प्रिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और प्रिया की डिग्री पूरी हो जाती है। क्या लगता है बहन, आज प्लेसमेंट का दिन है? क्या होगा क्या हमारा प्लेसमेंट? मुझे नहीं करनी यार नौकरी। पहले तो पापा ने मुझे पढ़वाया, अब नौकरी नहीं करनी। पर अगर प्लेसमेंट नहीं हुई ना तो पापा से 4 बातें सुनने मिलेगी, सो अलग। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। किसी तरह प्रिया अपनी रूममेट्स के साथ तैयार होकर प्लेसमेंट रूम के बाहर पहुंचती है। प्रिया लाइन में खड़ी थी कि तभी उसके फ़ोन में उसकी माँ का कॉल आता है। हो गई पढ़ाई पूरी बेटा? देख तुझे अजीब लग सकता है पर एक लड़का है प्रेम नाम का, फॉरेन से पढ़कर आया है। पापा कह रहे हैं एक बार उससे मिल ले। हे भगवान, ये चमत्कार कहाँ से हो गया? मुझे तो रसोई ही संभालनी थी। बस कैसे भी करके प्रेम को अपनी मुट्ठी में ले लेना है। इस पढ़ाई नौकरी से पीछा छूटे, पैसे तो प्रेम कमा ही लेगा। क्या मम्मी, लड़का देखना है? लाइफ के इस मोड़ पर प्लेसमेंट भी हो चुकी है मेरी, पर ठीक है अगर आप कहती है तो मिल लेती हूँ प्रेम से। माँ बाप बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। पापा कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। और प्रेम को देखने प्रिया वापस अपने शहर लौट आती है। सुबह उठकर प्रिया खुद ही मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार करने किचन में जाने लगती है। अरे तू इतने सवेरे क्यों उठ गई बेटा? अपनी नींद तो पूरी करती। प्रेम के सामने ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तुम्हें खाना पीना भी नहीं देते। फॉरेन में पढ़कर आया है वो। क्या चमक है लड़के के चेहरे में, हमारी बच्ची उससे कम नहीं लगनी चाहिए। चल हट, मैं कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। नहीं 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 मम्मी, तुम बेकार में ओवर खर्च कर दोगी। मेरा मतलब है मैं आ गई हूँ ना, अब भी तुमसे काम करवाऊंगी तो अच्छा लगता है क्या? और रसोई में जाकर प्रिया सारे नाश्ते की तैयारी कर लेती है। नाश्ते में होते हैं आलू के पकौड़े, पोटैटो, चीज़ बॉल्स, फ्रेंच फ्राइज, हनी चिली पोटैटो। बहुत नाश्ता बना लिया बेटा तुमने, और नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं खाना बना लेती हूँ, पनीर बटर मसाला, मिक्स वेज नान, ये ठीक रहेगा। आप क्यों आ गई किचन में मम्मी? मैं हूँ ना, मैं सब बना लूँगी। मैंने सोच रखा है राइस, दम आलू, आलू बादशाही, आलू कोरमा। अरे बस बस, और क्या बनाएगी, इतना काफ़ी है। अभी तो पता भी नहीं खाने तक वो लोग रुकेंगे कि उसके पहले ही रवाना हो जाएंगे। वो तो बस तुझे देखने आ रहे हैं। आज के आज ही रिश्ता पक्का नहीं करवाया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं मम्मी। प्रिया ने तो ठान ही ली थी, चाहे धरती आकाश एक हो जाए, आज तो वो रिश्ता पक्का करवा कर रहेगी। वरना अगर ये रिश्ता पक्का नहीं होता तो उसे नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता, क्योंकि प्लेसमेंट की बात तो वो झूठ बोल चुकी थी। साड़ी पहनकर नज़ाकत के साथ तैयार होकर प्रिया लड़के वालों के सामने पहुँच जाती है।
आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे बहन जी, सारा नाश्ता प्रिया ने बनाया है। इतना कुछ बनाया तुमने बेटा? तुम तो बाहर पढ़ती हो, तुम्हें ये सब आता है? बाहर पढ़कर आई हूँ इसलिए काम नहीं आता, ऐसे बहाने मैं नहीं देती आंटी जी। बाहर पढ़ने वालों को क्या कुछ नहीं आता? पीजी में रहती थी मैं और वहाँ खाने की ड्यूटी मेरी ही थी। प्रेम तो समझ ही सकते हैं इस चीज़ को। फॉरेन में तो मेड नहीं होती। क्यों प्रेम? मेरी दुखती रग पर पैर रख दिया तुमने प्रिया, बिल्कुल 100% की बात की तुमने। वैसे साड़ी पहनी है तुमने, अच्छी दिख रही हो, पर तुम्हें मॉडर्न लड़कियां पसंद है जो मॉडर्न ड्रेसिंग करें, जिससे तुम अपने दोस्तों से मिलवा सको, यही ना? आज हमारी फैमिलीज़ की गेट टुगेदर थी ना, परिवार के सामने, तो इसी तरह तैयार होना चाहिए। जैसे कि हमने MBA में सीखा था, मार्केट में जिस प्रोडक्ट की जो प्राइस मिले वहाँ उस प्रोडक्ट का वही दाम लगा। और हाँ, पैकेजिंग कस्टमर अकॉर्डिंग। प्रिया इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है कि प्रेम तो उसका दीवाना हो जाता है और उसी वक्त सगाई की जिद करने लगता है। हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? हम तो आज ही भाभी को फाइनल करके जाएंगे आंटी जी। पता नहीं पीछे से अगर किसी और ने बुकिंग कर दी तो मेरे भैया नहीं रह पाएंगे। और 1 घंटे के अंदर ही सगाई की तैयारी होती है। प्रेम और प्रिया अंगूठी एक्सचेंज कर लेते हैं और इस खुशी को प्रिया कॉल करके अपनी फ्रेंड्स के साथ बांटती है। तुम दोनों को शादी में आना ही है। वाह बहना, मान गए तुझे। यहाँ तुम्हें 5 लाख का पैकेज मिला और वहाँ तूने 2 सब्जी बनाकर 50 लाख का पैकेज लूट लिया। गजब भाई। मैं भी जा रही हूँ सेटल्ड लड़का ढूंढने। प्रिया और प्रेम की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और प्रिया बहू बनकर प्रेम के घर आ जाती है। अगली सुबह एक एक कर सभी मेहमान लौटने की तैयारी करने लगते हैं। अब मैं निकलती हूँ अम्मा। अरे कल तो शादी हुई है भाभी, आज ही आप निकल रही हैं? अब वो ज़माना कहाँ रह गया उम्मा कि शादी के बाद 10-15 दिन लोग वहीं बैठे रहें। अब तो 2 दिन भी किसी को कोई सुहाता नहीं है। ऊपर से बहुत सारा काम पेंडिंग है। मेरी बहू ना बार बार कॉल कर रही है। बहुत प्यार करती है आपसे। अरे नहीं, वो खाना मैं बनाती हूँ ना इसलिए। तो ऐसे ही खाली हाथ निकल जाएंगी क्या आप? 10 मिनट बैठिए, मैं सफ़र के लिए नाश्ता पैक करके लाती हूँ। प्रिया अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और अपनी सास को ढूंढती हुई रसोई में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास अपनी जेठानी के लिए मिक्सचर, भुजिया, रसगुल्ला, पता नहीं क्या क्या पैक कर रही है। हे भगवान, ये मम्मी जी क्या कर रही हैं? ये मिठाइयाँ तो हमारे काम आ जाती, ऐसे तो मम्मी जी पूरा घर लुटा देगी। नहीं नहीं नहीं, ये घर मेरा है, मुझे देख समझ कर सब करना होगा। अरे मम्मी जी, अब घर में बहू आ गई है, ये सब करना आपको शोभा देता है क्या? आप आराम से जाइए और अपनी जेठानी के साथ गप्पे मारिए, तब तक मैं उनका सामान पैक कर देती हूँ। एक भाभी है जिसकी बहू उनसे खाना बनवाती है और एक प्रिया है जो मुझे आराम करने को कह रही है। हीरा ले आए हम तो। प्रिया फौरन आलू उबालती है और सभी मेहमानों को आलू के पराठे बनाकर दे देती है। फिर आती है पहली रसोई की बारी। कुछ मीठा बना लो बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। शादी की मिठाई तो बची हुई है मम्मी जी, फिर से मिठाई बना लो। अरे वो तो कैटरिंग वालों की मिठाई है बेटा, बहू के हाथ का मीठा तो बहू के हाथ का ही होता है। प्रिया किचन में जाती है, रसगुल्ले बनाने की रेसिपी देखती है। ये क्या मजाक है? लड्डू हो या रसगुल्ला, सब में खोवा, मावा और छेने चाहिए। इन चीज़ों के बिना जैसे मिठाई बन ही नहीं सकती। मजाक है क्या? गरीब इंसान का घर कैसे चलेगा फिर? और अपने प्यारे आलू को छोड़कर प्रिया किसी और चीज़ से मिठाई बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकती थी? हलवा बना लेती हूँ, पर बेसन भी तो कोई सस्ती नहीं है। ये उबले हुए आलू तो बचे हुए हैं, एक काम करती हूँ, आलू का हलवा ही बना देती हूँ। और सच में आलू का हलवा बनाकर प्रिया अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को परोस देती है। ये कैसा हलवा है बहू, पहली बार खा रहा हूँ। हाँ पापा, मैंने भी ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खाया। किस चीज़ का हलवा है ये? आलू का। इस हलवे को ना हम व्रत में भी खा सकते हैं पापा जी, बहुत फ़ायदे होते हैं इस हलवे के। सुबह सुबह मेहमानों के लिए मैंने आलू उबाले थे, सो मैंने जल्दबाजी में उसी का हलवा बना दिया। मम्मी जी वो कहते हैं ना, रसोई अन्नपूर्णा होती है, उसमें किसी भी चीज़ की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अरे जीती रहे बहू, जीती रहे, कितनी अच्छी सोच है तेरी। उमा को अपनी बहू पर बड़ा गर्व होता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात के वक्त नैना अपनी भाभी के कमरे में जाकर उनसे कहती है, एक काम कीजिए ना भाभी, आप प्याज के पराठे बना लीजिए ना, बहुत दिनों से प्याज के पराठे खाने का मन है। मम्मी को बोल बोल कर थक गई मैं, कहती है प्याज छीलने में हाथ में बदबू हो जाती है। प्याज के पराठे? प्याज के पराठे बन रहे हैं, ये सही है। मेरे लिए अच्छे से बनाना भाई, बटर मारकर। प्रिया किचन में जाती है और सोचना शुरू करती है। आलू तो 40 रुपये किलो आ रहे हैं और प्याज के दाम 80 रुपये हो गए। फिर भी इन लोगों को प्याज के पराठे की डिमांड करते हुए शर्म भी नहीं आती। ये कोई बात हुई क्या?
प्रिया सिर्फ एक प्याज काटती है और बाकी आलू में उस प्याज को मिलाकर पराठे बनाकर सभी को परोस देती है। ये तो आलू के पराठे है बहू, प्याज तो एक मात्र भी नहीं आया मेरे पराठे में। हाँ बहू, लग रहा है प्याज को छूकर हटा दिया हो किसी ने। वही तो मम्मी जी, दीदी कह रही थी कि आप प्याज इसलिए नहीं छिलती कि उससे हाथों में बदबू हो जाती है। तो सोचिए, उस प्याज को आप सब खाएंगे तो आपकी सांसों में कितनी बदबू हो जाएगी। इसी बदबू को लेकर प्रेम ऑफिस में जाएंगी तो वहाँ तो एसी होता है, पूरे ऑफिस में स्मेल हो जाएगी। पापा जी इसी स्माइल के साथ कस्टमरों से डील करेंगे तो बिकता सामान भी वापस आ जाएगा। अपने घर पर नुकसान कैसे कर लेती मैं। प्रिया की बात इतनी अजीब थी कि उसका जवाब किसी के पास नहीं होता है और सभी चुपचाप घर की नई बहू के हाथ के बनाए ये ना के बराबर प्याज के पराठे खा लेते हैं। पर ये तो शुरुआत थी भाई। इसी तरह हर रोज़ प्रेम के घर में सिर्फ और सिर्फ आलू 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 बन रहे थे। आज प्रेम अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों को लेकर अपने घर आने वाला था। रात में फिर से आलू की सब्जी मत बना देना, याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा है, बिरयानी। सारी तैयारी भी हो गई है, तुम बस अपने दोस्तों को लाने की टेंशन लो। रात को प्रेम अपने दोस्तों के साथ अपने घर लौटता है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बिरयानी की हांडी खुलने की राह में बैठे थे और जैसे ही हांडी खुलती है आहा, खुशबू से पूरा घर महक जाता है। भाभी के हाथ में तो जादू है भाई, ऊपर से सिल्वर फॉइल हटते ही जो खुशबू आई है, वाह वाह वाह। मेरे प्लेट में पहले बिरयानी आनी चाहिए भाभी। प्रिया एक एक कर सभी के प्लेट में बिरयानी परोसती है। ये क्या, इतना बड़ा आलू? आपने बिरयानी में आलू डाला है भाभी? अरे गलती से आ गया होगा बेटा। अपनी बहू की कितनी गलती छुपाओगी मम्मी, सभी के प्लेट में यहाँ आलू है, वो भी पूरे साबुत। ये क्या मजाक है प्रिया, आलू का हलवा, आलू का पराठा, आलू का पिज्जा, अब ये आलू की बिरयानी। हद होती है किसी चीज़ की। शायद भाभी को हम लोगों के लिए बिरयानी बनाने का मन नहीं था। अरे भाई, उन्हें खाना नहीं बनाना था तो हमें डायरेक्ट बोल देता भाई, यहाँ बुलाकर हम लोगों की इंसल्ट क्यों की। प्रेम के दोस्त डिनर को वैसा ही छोड़कर वापस लौट जाते हैं और आज तो पानी सर के ऊपर चला जाता है और बेशर्मों की तरह अगली सुबह प्रिया फिर से सभी को नाश्ते में आलू की चीले परोस देती है। नाश्ता अच्छा बना है आलू। किससे कह रही हैं मम्मी आप ये? मैंने नाश्ता बनाया है। तुझसे ही तो कह रही हूँ आलू, अच्छा बना है नाश्ता। हाँ आलू भाभी, इतना टेस्टी नाश्ता हम लोगों को कहाँ नसीब हो पाता आप नहीं रहती तो। प्रिया को समझ में नहीं आता सभी उसे आलू आलू क्यों पुकार रहे हैं। आज शाम को अच्छे से नाश्ते की तैयारी कर लेना आलू बेटा, आज मेरी किट्टी है ना। शाम को फिर से अपनी आदत से मजबूर प्रिया सभी को आलू के बने स्नैक्स परोसती है। अरे आलू बेटा, जरा आलू के पकौड़े देना। और अरे तू बार बार रसोई में क्यों चली जा रही है आलू बेटा, जरा यहाँ बैठ, सबकी खातिरदारी तो कर आलू बेटा। आप सब मुझे बार बार आलू आलू क्यों कह रहे हैं मम्मी जी? मेरा वजन इतना बढ़ गया है क्या? हम क्या बेटा, तुझे तो पूरा मोहल्ला ही आलू के नाम से जानने लगा है। पता है, कल मैं सब्जी मंडी गई थी आलू लेने और सब्जी वाले ने मुझे आलू देने से साफ मना कर दिया। कहने लगा आलू तो मेरी आलू भाभी ही लेकर जाएंगी। मोहल्ले में किसी के घर पर आलू ही नहीं बन पा रहे क्योंकि सारे आलू तो आपकी बहू ले जाती है उमा बहन। उमा को लगता है कि इस तरह बार बार प्रिया को आलू आलू कहकर पुकारने से उसके मन पर ज़रूर ठेस पहुंचेगी। वैसे थोड़ी ठेस तो पहुंचती है पर प्रिया के हाथों को तो सिर्फ आलू उबालने की आदत थी। उमा रसोई में जाती है और सारे आलू वहाँ से हटा देती है। 9 बज गए, अब जाकर खाने की तैयारी कर ले आलू बहू। आज आपने मुझे इतनी रात को डिनर बनाने को क्यों बोला मम्मी जी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ताकि मार्केट बंद हो जाए और तू आलू ना ला सके। प्रिया किचन में जाती है और देखती है किचन में आलू ही नहीं है और बिना सोचे वो रात को 9 बजे अपनी पड़ोसन के घर से आलू लाने निकल पड़ती है। जैसे ही वो वापस लौटती है दरवाजे पर उमा उसका हाथ पकड़ लेती है। बस बहुत हुआ, मुझे लगा कि तू समझ जाएगी पर शायद ये तेरा काम न करने का बहाना है। तू हम सभी को इतना आलू खिलाना चाह रही है कि हम सबको तेरे हाथ के खाने से नफरत हो जाए और हम तुझे रसोई से छुट्टी दे दे। अरे तो सीधा सीधा बोल देना, मैं रख लेती हूँ खाना बनाने वाली को। मुझे आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी। बड़ी मुश्किल से पापा ने मुझे पढ़ाया, ज़्यादा पैसे नहीं थे हमारे पास। ऐसे में जब मेरे फ्रेंड्स बाहर खाते पीते थे मैं खुद फ्लैट में खाना बनाकर खाती थी, पर सब्जियाँ आती थी महंगी, इसलिए मैंने ढूंढ ढूंढ कर सिर्फ आलू लाने शुरू कर दिए। फिर उसी से सब कुछ बनाने की आदत डाली और वही आदत मेरे साथ यहाँ भी आ गई। अरे पर वो पुरानी बात है, अब तुम्हारे पास क्या नहीं है? मैं 50 लाख रुपए कमाता हूँ सालाना, पापा का इतना एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है प्रिया। अब तो तुम अपने आलू छोड़ ही सकती हो और पनीर या किसी और दूसरी चीज़ को अपना सकती हो ना।
जो बात बैठकर पहले की जानी चाहिए थी वो आखिरकार आज हो ही जाती है और अब प्रिया को समझ में आ जाता है कि वो कहाँ गलत थी। प्रिया अपनी आदत सुधारना शुरू कर देती है और जो आलू का भरता बनाने की उसने सोची थी उसे चेंज करके बैंगन का भरता बनाने लगती है। सुधा एक वर्किंग वाइफ और बहू थी। सुधा के बाहर काम करने से ना तो उसकी सास को कोई दिक्कत थी और ना ही पति को। ऐसे ही एक सुबह सुधा अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है इसलिए आज आने में देर हो जाएगी। आप मेरा और रोहित का इंतजार मत करना और खाकर सो जाना। पर बहू कितना समय लग जाएगा तुझे आने में? अगर 8-9 बज जाएंगे तो भी हम तेरा इंतजार कर लेंगे, क्योंकि बहू तेरे बिना ना ये घर बहुत खाली लगता है। माँ जी गंगू है ना आपका ख्याल रखने के लिए, मैं उससे कह दूंगी वो आपको अकेली ना छोड़े। सुधा अपनी सास को समझाकर वहां से चली जाती है और गंगू कुंती का ख्याल रखने लगती है। गंगू बेटा, शाम हो रही है, जरा चाय तो पिला दे। जी मैम साहब, मैं अभी बनाकर लाती है आपके लिए गर्मा गर्म चाय। गंगू चाय बनाकर कुंती को देती है। कुंती और गंगू एक साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं। तभी वहाँ कुंती की बेटी नेहा अपने पति मोहित के साथ आती है और वो अपनी माँ को इस तरह चाय पीता देखकर बोलती है, क्या बात है माँ, अकेले अकेले चाय पी रही हो? अपनी बेटी दामाद को चाय नहीं पूछोगी? अरे नेहा, दामाद जी आप दोनों यहाँ आइए बैठिए। कुंती की बात सुनकर नेहा और मोहित बैठ जाते हैं, जिसके बाद कुंती गंगू को चाय बनाकर लाने के लिए कहती है। गंगू भी चाय और नाश्ता ला कर देती है। घर में गंगू और कुंती को अकेला देखकर नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, भाभी कहाँ है? अरे बेटा, तेरी भाभी अपने ऑफिस गई है। मैं घर में बोर ना हो जाऊं इसलिए तेरी भाभी ने गंगू को इस घर में रख लिया है। अब ये ना यहीं रहती है, घर का काम करती है, साथ में मेरा ख्याल भी रखती है। मैं भी गंगू के साथ रह लेती हूँ, थोड़ा मेरा भी मन लगा रहता है। भाभी ने बिल्कुल सही किया। देखो वो बाहर जाकर भी आपका कितना ख्याल रखती है, लेकिन आपकी बेटी है जो हर वक्त लड़ती रहती है। हाँ हाँ, आपको तो मुझ में कमी ही दिखेगी। अगर मुझ में इतनी ही कमी है तो कर लेते ना किसी और से शादी, क्यों कि मुझसे शादी? देख रही है मम्मी जी आप किस तरह से मुझसे लड़ रही है। मैंने इसको घर पर बस इतना कहा कि भाभी बाहर जॉब कर रही है, अगर तुम भी भाभी की तरह बाहर काम करोगी तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। मेरे इतना बोलते ही मुझसे और मेरी माँ से ये इतना लड़ने लगी कि आपको क्या ही बताऊं, और जिद करने लग गई कि मुझे मेरी माँ के घर जाना है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लेकर आ गया। नेहा बेटा, ऐसा नहीं करते, तुम लाड़ झगड़ कर आई हो, ये बातें प्यार से भी तो हो सकती है ना। माँ मेरी बात तो सुनो, मेरे बस की नहीं है बाहर जाकर काम करना, और अगर मुझे कोई प्रेशराइज करे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगर आपको भी मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही है नेहा, ये तेरा भी घर है, तेरी मर्जी, तू जितने दिन यहाँ रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। मैं इसे बस यहाँ छोड़ने के लिए आया था। जब इसको लगे कि इसे वापस अपने ससुराल जाना चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। इतना बोलकर मोहित वहां से चला जाता है, जिसके बाद कुंती अपनी बेटी नेहा को समझाने लगती है। काफी समझाने के बाद भी नेहा नहीं समझती और अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है। देर रात जब रोहित और सुधा घर आते हैं तो वो दोनों नेहा को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे ननद जी, आप यहाँ कब आई? बस आज सुबह ही आई, जब आप माँ को इस नौकरानी के साथ छोड़ कर गई थी। अरे आप माँ का ख्याल नहीं रख सकती, कम से कम माँ की जिम्मेदारी किसी नौकरानी के हाथ तो मत दीजिए। नेहा, ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है तू किस तरह की बात कर रही है? ये तेरी बड़ी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। रोहित की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सुधा और रोहित अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और कुंती अकेली। क्योंकि सुधा बाहर काम करती थी और मोहित भी नेहा को बाहर काम करने के लिए कहता रहता था, सिर्फ इसलिए नेहा को सुधा से जलन होने लगी थी। नेहा अब मौका देखते ही अपनी माँ के कान भरने शुरू कर देती है। मैम साहब, खाना तैयार हो गया है, आप कहे तो मैं आपका खाना निकाल दूं? हाँ हाँ, निकाल दे गंगू। गंगू और कुंती को इस तरह बात करता देख नेहा अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लगता है। क्यों बेटा, तुझे मेरे लिए बुरा क्यों लगता है? मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है, ना तेरी भाभी किसी चीज की कमी होने देती है मुझे। माँ, मुझे आपके लिए इसलिए बुरा लगता है क्योंकि आपके पास बहू होने के बाद भी आप अकेली रहती हैं, वो भी इस नौकरानी के साथ। बताइए, आपके लिए नौकरानी रख दी गई है, आपका सारा काम मैं ही कर देती, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी तो शादी हो गई है अब, और शादी के बाद तो बेटी पराया धन हो जाती है। पराया धन किसी के घर में जाकर अपनी थोड़ी ना चलाएगा।
अरे जो ख्याल अपने घर वाले रखते हैं ना अपनी सास और माँ का, वो एक नौकरानी कभी नहीं रख सकती। ये तो क्या बोल रही है नेहा? गंगू मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखती है और उसको मैंने कभी नौकरानी समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी का दर्जा दिया है उसको। गंगू और सुधा की तरफदारी सुनकर एक बार फिर नेहा का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ एक दिन नेहा सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी। तब वो अपनी भाभी का स्टेटस देखती है जो कुछ लड़कों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। ये देखकर नेहा एक बार फिर पहुंच जाती है अपनी माँ के पास। माँ, मैं कह देती हूँ, आप भाभी पर ना लगाम लगा लीजिए, नहीं तो वो किसी दिन आपकी नाक कटवा कर मानेगी। अरे उनका बस चले ना तो वो इस घर की इज्जत को बाजार में उछाल कर रख देगी। मैं बोलती हूँ तो आप लोग मुझ पर गुस्सा होते हो, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है ना, इसलिए। अरे पर हुआ क्या है, कुछ तो बता, तू क्यों इतना भड़क रही है? आखिर बात क्या है? किस वजह से तू अपनी भाभी पर इतना गुस्सा कर रही है? ऐसा भी क्या कर दिया उसने? अपनी माँ की बात सुनकर नेहा अपने फ़ोन में अपनी भाभी की फ़ोटो दिखाती है। देख लो अपनी बहू को, कैसे आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। हर समय भाभी आदमियों के साथ रहती है। आदमियों के साथ भाभी का उठना बैठना खाना पीना सब है। अरे अगर 4 लोगों ने देखा ना तो वो लोग आपस में यही कहेंगे कि कुंती ने अपनी बहू को इतनी आज़ादी दे रखी है कि वो आदमियों के साथ उठ बैठ रही है। कुंती की बहू को अपने घर की इज्जत की परवाह नहीं है। नेहा के फ़ोन में सुधा को उसकी कंपनी वालों के साथ देखकर और नेहा की बातों से कुंती गुस्से में आ जाती है। तो सही कह रही है नेहा, आने दे बहू को, आज मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। इसने तो हमारी इज्जत उछाल कर रख दी है। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ये मेरी इज्जत को तार तार करके रख देगी। अब देखती हूँ भाभी को माँ बाहर काम कैसे करने देती है। आखिरकार नेहा अपनी माँ के कान भरने में कामयाब हो ही जाती है और वो अपनी माँ को भड़का देती है। कुंती भी अपनी बहू का इंतजार करने लगती है। शाम को जब सुधा अपने घर आती है तब वो कुंती को ऐसे गुस्से में देखकर कहती है, माँ जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों बैठी हैं? कुंती कुछ बोलती उससे पहले रोहित वहां आ जाता है। रोहित को देखकर कुंती उससे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह कुंती हॉल में बैठी थी, तभी वहां नेहा आती है और अपनी माँ के कान एक बार फिर भरने लगती है। माँ, कल रात तो आप बड़ा गुस्से में कह रही थी, आने दो, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ये वो पता नहीं क्या क्या। हाँ, और रात को जब भाभी आई तो आप चुप क्यों हो गई? नहीं बेटा, मैं चुप नहीं हूँ, बल्कि इसको तो मैं अब बताऊंगी, तो बस देखती जा। कुंती अब गुस्से में अपनी बहू को बुलाती है। बहू, बहू कहाँ है? जरा बाहर तो आ, बात करनी है तुझसे। अपनी सास की आवाज़ सुनकर सुधा अपने हाथ में 10,000 रुपये लेकर आ जाती है, जहां वो अपनी ननद को भी देखती है। अपनी ननद को देख सुधा उसे इग्नोर करती है और अपनी सास के हाथ में 10,000 थमा देती है। मम्मी जी, पहले आप ये पैसे रख लीजिए, मेरी सैलरी आ गई थी कल रात में, बहुत ज़्यादा थक गई थी ना तो दे नहीं पाई, पर अभी आपको ये पैसे दे रही हूँ, ठीक है? हाँ बताइए, आप क्या बात करना चाहती थी, कुछ कहना था आपको? अपने हाथ में 10,000 देखकर कुंती का मुंह बंद हो जाता है और वो एक बार फिर अपनी बहू की तरफ हो जाती है और उसकी तरफदारी करने लगती है। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ तुझे कुछ कह रही थी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आज तेरी ननद घर में खाना बनाएगी। वो कह रही थी कि उसकी शादी हो गई है, नहीं तो वही इस घर में खाना बनाती। तो मैंने भी बोल दिया, क्या हो गया, शादी के बाद भी तो बेटी जब अपने घर आती है तो बेटी बनकर ही आती है ना। क्यों नेहा बेटा, सही कह रही हो ना? हाँ हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। सुधा बहू, आज नेहा खाना बनाएगी तो आज तू टाइम से घर आ जाना, लेट मत करना। जी माँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी। सुधा मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है और जाते हुए अपनी ननद से कहती है, ननद जी कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतना बोलकर अब सुधा वहां से चली जाती है तो वहीं उसकी ननद का पासा उसी पर उल्टा पड़ जाता है, जिसके बाद नेहा भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने ससुराल चली जाती है और इस तरह एक बार फिर सुधा का घर पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। छोटी मोटी बहस तो हर घर में होती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन तब क्या जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए। ये कहानी है सोनिया की। सोनिया की शादी राहुल से हुई थी। मस्ती लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, उसी तरह इनका जीवन भी गुजर रहा था। एक बार की बात है, राहुल आप बिल्कुल बदल गए हो, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, मूवी भी नहीं दिखाते हो, यार सुनते ही नहीं हो।
आइसक्रीम खिलाने भी नहीं ले जाते हो। छोटी बच्ची हो क्या? राहुल, छोटी बच्ची तो नहीं, लेकिन उम्र में तो आपसे छोटी ही हूं ना मैं। अच्छा मैडम, चलो मैं अब ऑफिस के लिए जाऊं? अरे मेरी बात नजरअंदाज करके जा रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब आप किसी और को घुमाने ले जाने लगे हो। मुझसे तो मन नहीं लगता ना आपका। अरे पगली, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? किसको लेके जाऊंगा घुमाने? ये बात तो आप ऐसे भी बोल सकते थे ना, थप्पड़ क्यों मारा? यही मेरा प्यार है। चलो बाय, मुझे देर हो रही है। ऐसे कौन प्यार जताता है थप्पड़ मार के? फिर सोनिया अपने काम में लग जाती है। वहीं दोपहर में जब वो कपड़े धो रही थी तभी बहू कहाँ है? मुझे दवाई तो दे दे, मेरी दवाई का समय हो गया है। हाँ थोड़ा रुक जाइए, कपड़े धो के आती हूँ। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, दवा का समय निकल जाएगा। तू आके बता दे, मैं खुद ही ले लेती हूँ। माँ जी आप ना वो ब्लू वाली गोली ले लो, डॉक्टर ने दोपहर में वही खाने के लिए कहा है। बहू ने ब्लू वाली गोली तो बोली, लेकिन यहाँ तो दो दो गोलियां हैं, एक स्काई ब्लू और एक नेवी ब्लू। इसमें से कौन सी ब्लू लेनी होगी? शायद यही स्काई ब्लू, यही खा लेती हूँ। वहीं शाम के समय सोनिया की सास की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और जब राहुल घर आता है। सोनिया, माँ कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, दोपहर में दवाई खाने के बाद माँ जी कमरे से बाहर ही नहीं आई, शायद तब से आराम ही कर रही हैं। 5 घंटे हो गए, अब तक आराम? बेटा, तेरी माँ कमरे में काफी देर से सोई है, अब तू ही जाके देख के क्या हुआ है। माँ क्या हुआ? काफ़ी देर से सो रही हो। राहुल माँ का टेम्परेचर चेक करता है तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार था और वो दर्द से तड़प रही थी। ये क्या? इनको तो बहुत तेज बुखार है। बेटा, सर भी दर्द से फटा जा रहा है, डॉक्टर को बुला ले। हाँ माँ, अभी कॉल करता हूँ उन्हें। कुछ देर बाद, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है माँ को? इन्होंने कोई गलत दवाई खा ली थी जिस कारण इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। गलत दवा? हो सकता है माँ ने गलती से खा ली हो। जी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ समय में ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि फिर से ऐसा कभी ना हो। जी डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। चलो सब ठीक हो गया, अच्छा हुआ, वरना माँ जी को एडमिट करना पड़ता तो कितना खर्चा हो जाता और आपको काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती। तभी राहुल सोनिया को जोरदार थप्पड़ मारता है। मुझे थप्पड़ क्यों मारा तुमने? आज माँ की तबीयत खराब होने के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे ही कारण माँ की हालत सीरियस हो गई थी। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता क्या? माँ को गलत दवा क्यों दी तुमने, जबकि तुम्हें उनकी दवाइयों के बारे में अच्छे से पता है? लेकिन मैंने तो आज माँ को दवाई दी ही नहीं। मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने उन्हें बता दिया था कि माँ ब्लू वाली दवाई खानी है। अब राहुल को सोनिया पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसमें 2 ब्लू वाली दवाई है। नॉनसेंस औरत, किसी काम के नहीं हो तुम। वहीं सोनिया पड़े पड़े बिस्तर पर रो रही थी। सब मेरी ही गलती है, काश मैं माँ को समय से दवा दे देती, आज हमारा झगड़ा ना होता। मुझे ही मारकर मुझसे ही गुस्सा हो गया। वहीं आए दिन किसी न किसी बात पर राहुल की आदत हो गई थी सोनिया पर हाथ उठाने की। फिर एक दिन, सुनिए जी, ये बिजली का बिल आपके मोबाइल में ऐप है ना, उससे भर दीजिए ना। मेरे पास समय नहीं है, तुम बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर बिल के पैसे जमा करके आओ। अरे घर में 70 काम पड़े हैं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, आखिर क्या क्या करूं मैं? आप बिल भर दीजिए ना ऑनलाइन। लेकिन राहुल सोनिया की बात अनसुना करके वहां से चला जाता है। वहीं घर में ज्यादा काम होने के कारण सोनिया बिजली का बिल भरने नहीं जा पाती। अरे 6 बज गए, अब तो बिजली विभाग का ऑफिस भी बंद हो गया होगा, अब क्या करूं? वहीं जब रात में सब डिनर कर रहे थे तभी घर की लाइट्स कट जाती है। अरे ये लाइट कैसे कट गई? बाहर तो लाइट है, बेटा देख तो, कहीं किसी ने स्विच के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? तभी राहुल स्विच चेक करके आता है। सोनिया, लाइट बिल नहीं भरा ना तुमने? वो मैं घर का काम।
तभी गुस्से से राहुल सोनिया को एक जोर का थप्पड़ मारता है, जिसकी गूंज पूरे घर में गूंजने लगती है और उससे ज़्यादा सोनिया के दिमाग में। तभी सोनिया गुस्से से रोते हुए कमरे में चली जाती है। बेटा, तूने बिना मतलब बहू पर हाथ उठा दिया। उसने तो तुझसे कहा था ना बिजली बिल भरने के लिए, लेकिन तू ही उसे अनसुना करके चला गया। बिजली विभाग का ऑफिस कितना दूर है यहाँ से। तुझे तो मोबाइल से करना था, वो भी नहीं कर पाया तू, और बहू को दोष दे रहा है। अरे चुप रहिए ना आप, ये उन दोनों के बीच का मामला है। वैसे भी जब राहुल ने कहा तो बहू को करना चाहिए था ना काम। अरे ऐसे भी घर में कौन सा पहाड़ तोड़ लेती है वो। वहीं लाइट ना होने के कारण रात भर सभी को गर्मी से नींद नहीं आती और सुबह सभी को उठने में देर हो जाती है। मेरा टिफिन कहाँ है? अभी तक नहीं बनाया। वो देर से उठने के कारण ना लेट हो गया बनाने में। बस बहुत हुआ, दिन ब दिन आलसी और कामचोर होती जा रही हो तुम। इस तरह राहुल बिना टिफिन लिए ही ऑफिस चला जाता है। अभी सोनिया रात की बात भूली तक नहीं थी कि उसके गाल पर एक और थप्पड़। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल, क्या बात है? माँ जी, इनको समझाइए ना, हर बात पर मुझे थप्पड़ मार देते हैं। गलती मेरी हो या ना हो, बिन बात के ऐसे कौन करता है? देख बहू, यह तुम दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी यह सब तो नॉर्मल सी चीज़ है। तेरा पति है वो, अगर 2 थप्पड़ लगा भी दिए तो क्या हो गया? इतना नहीं सोचते, जा काम कर। सोनिया को सास की बातें बिल्कुल ठीक नहीं लगती, जिस कारण वो अपनी माँ को कॉल करती है। कैसी है बिटिया रानी? माँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अरे अरे, क्या हुआ? रो क्यों रही है बेटा? तभी सोनिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटा, ये भी कोई बताने वाली बात है? मियाँ बीवी का मैटर है, अपने से सॉल्व कर लो ना। और शादीशुदा जीवन में इतना एडजस्टमेंट तो ज़रूरी है। अगर दामाद जी ने गुस्से में 1-2 थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया? तुझसे प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना, और रहना तो तुझे वहीं है, तो बगावत करके क्या होगा बेटा? क्या है ये माँ? सब मुझे एक ही सुझाव दे रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये तमाचा सिर्फ मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान पर पड़ा है। आज ये मुझ पे हाथ उठा रहे हैं, कल को जाने क्या करे। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कोई मेरा साथ दे या ना दे। वहीं शाम को जब राहुल घर आता है तो आज बहुत थक गया हूँ। सोनिया, मेरे जूते निकालो। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो ना। वैसे भी मैं पूजा करने जा रही हूँ। पहले जूते निकालो फिर जाओ। सोनिया राहुल को कोई जवाब नहीं देती, जिस कारण गुस्से में राहुल फिर से सोनिया को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी सोनिया राहुल का हाथ पकड़ लेती है। बस, बहुत हुआ, दोबारा ये गलती ना करना। सोनिया ने पहली बार राहुल का विरोध किया था। यह देखकर राहुल को काफी शौक लगा कि एक ही दिन में इतना परिवर्तन कैसे। अब सोनिया राहुल का हर काम करके तो देती, लेकिन कोई भी गलत बात या गलत हरकत वो गलती से भी बर्दाश्त ना करती। फिर एक दिन, सोनिया, सोनिया कहाँ हो? क्या हुआ, कहिए। ये मेरी शर्ट पर का दाग छूटा क्यों नहीं? हाथों में जोर नहीं है क्या? अब कपड़े भी साफ नहीं होते तुमसे? दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना, कपड़े के तार में जंग लग गया है, शायद उसी का दाग है ये। लाइए, मैं इसे धो देती हूँ। तुम्हें एक्सक्यूज देना अच्छे से आता है ना? हाँ? फिर राहुल सोनिया को थप्पड़ मारने जाता ही है कि सोनिया उसका हाथ पकड़ लेती है और वो भी उसे मारने के लिए हाथ उठा देती है। यह देखकर राहुल सहम सा जाता है। सोनिया ने पहली बार ऐसा किया था। तुम्हें मारना मेरा इंटेंशन नहीं है राहुल, आई नो। शायद मेरे हाथ उठाने से तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो। अगर मैं तुम्हें सम्मान देती हूँ तो मैं बदले में सिर्फ सम्मान की ही उम्मीद करती हूँ। बिन बात के बार बार थप्पड़ मारना कहाँ का इंसाफ है, बताइए तो। अगर मैंने अभी तुम पर हाथ उठा दिया तो दुनिया की नज़रों में तो मैं ही गलत बन जाती ना। तो जब तुम मुझे बिना बात के थप्पड़ मारते रहते हो तो मुझे कैसा लगता होगा? जब जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा है वो मुझसे ज्यादा मेरे आत्मसम्मान को थप्पड़ लगता है, जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनिया ने पहली बार
राहुल के सामने मुंह खोला था। वहीं सोनिया की बातें सुनकर राहुल की आंखें नम हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अंत में सोनिया की उसके आत्मसम्मान के लिए उठाई गई आवाज़ सफल होती है। सुमन अपने घर में अपनी बहू रेखा और बेटे राजीव के साथ रहती थी। सुमन और रेखा की ज़रा भी नहीं बनती थी। आए दिन सुमन को रेखा से किसी न किसी बात की नाराज़गी रहती थी, पर बेचारी रेखा करती भी तो क्या। सुमन उसकी सास थी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप सुमन की सारी बातें सुनती रहती। बहू, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि बिना मुझसे पूछे तो सुबह का नाश्ता नहीं बनाएगी। पर माँ जी, आप सुबह के 9 बजे उठी हैं। अगर मैं आपके उठने की राह देखती तो राजीव जी भूखे ही ऑफिस चले जाते ना। पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो मुझे उल्टे जवाब देती रहती है। और एक मैं थी, अरे बहू, मैं भी कभी बहू थी। जब मैं बहू थी ना, तब मैंने अपनी सास से कभी उल्टा जवाब नहीं किया। और एक तुझे देख लो, तुझे तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। इस तरह सुमन रेखा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को राजीव घर आता है और दोनों सास बहू का फूला हुआ मुंह देखकर चुपचाप खाने के टेबल पर खाना खाने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, कल दादी आ रही है, तो आप कल दादी की पसंद का खाना बनवा लेना। नहीं तो आप तो जानती है ना दादी को। क्या? कल तेरी दादी गांव से आ रही है? पर तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? माँ, मुझे भी ये बात अभी कुछ देर पहले ही पता चली है। वैसे दादी ना हमें सरप्राइज़ देना चाहती थी। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि मैं उनके आने की खुशखबरी यहाँ पर किसी को ना दूँ। पर मैंने सोचा जैसे दादी हमें सरप्राइज़ दे रही है, क्यों ना उनके आने का स्वागत करके हम भी उन्हें सरप्राइज़ दे दें। अच्छा, मैं चलता हूँ। रेखा, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मुझे स्टेशन पर दादी को लेने जाना है। आ गई मेरी मुसीबत। हे भगवान, रक्षा करना मेरी। सास की सास आ रही है, अब आएगा मज़ा। बहुत सास होने का रूप झाड़ती है ना माँ जी। अब जब उनकी सास आएगी और उनकी क्लास लेगी, तब आएगा मुझे मज़ा। अब देखना सासू माँ, मैं कैसे आपकी सास के साथ मिलकर आपकी सांस गले में अटकाती हूँ। अगली सुबह राजीव अपनी दादी पुष्पा को लेकर घर आता है और घर आते ही पुष्पा सुमन से कहती है, बहू तो नहीं सुधरने वाली। मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ, पर तूने मेरे लिए अब तक साड़ी और गर्म पानी करके भी नहीं रखा। अरे पर माँ जी, अभी तो गर्मी है ना, और भला गर्मी में गर्म पानी से कौन नहाता है? और मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने वाली हैं। बहू, मुझसे झूठ ना बोलिए। मैं राजीव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। और एक बात, अब मेरी उम्र हो चली है और एक बूढ़ा इंसान एक छोटे बच्चे की तरह नाजुक होता है। इसलिए इस समय तुझे मेरा ख्याल रखना चाहिए, वरना तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना मुझसे। इस तरह पुष्पा घर आते ही अपनी बहू सुमन को डांटने लगती है। और इसी बीच रेखा अपनी दादी सास के लिए एक साड़ी लेकर आती है और अपनी दादी सास से कहती है, दादी जी आप नाराज़ मत होइए, माँ जी को आपका ख्याल नहीं है तो क्या हुआ, आपकी छोटी बहू है ना, मैंने आपके लिए पानी गर्म करके रखा है। और ये देखिए, मैं आपके लिए नई साड़ी भी लेकर आई हूँ। चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए। कल मुझे सीख ले कुछ अपनी बहू से ही। अब क्या था, बेचारी सुमन अपनी बहू और सास के बीच में फंस जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रेखा की अपनी दादी सास से बहुत बनने लगती है, जिस वजह से हमेशा सुमन अपनी सास और बहू के बीच में फंस जाया करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी ये आपकी कॉफ़ी, और आप मुझे बता दीजिए ना नाश्ते में क्या बनाऊँ। कॉफी? सुमन बहू, कब से कॉफी पीने लगी तू? और ये क्या है हाँ? सुबह के 8 बज गए और घर में नाश्ता नहीं बना? हाँ दादी जी, जिस दिन घर में चाय बनती है ना, उस दिन माँ जी को कॉफ़ी चाहिए होती है, और जिस दिन कॉफ़ी बनती है उस दिन चाय। हाँ, नाश्ते का तो पूछिए मत, माँ जी तो सुबह के 9 बजे उठती है ना, और अगर मैं कभी बिना उनकी इजाज़त के नाश्ता बना दूँ तो नाश्ता करने में भी इनके 100 ड्रामे होते हैं। अब आप ही बताइए
मैं बेचारी क्या करूँगी। बहू, जहाँ तूने अपनी दादी सास से मेरी इतनी चुगली कर दी है, वहीं तू अपनी दादी सास को ये भी बता दे कि मैं तुझे एक दिन पहले ही बता देती हूँ कि नाश्ते में क्या बनेगा। और रही मेरे सुबह 9 बजे उठने की बात, तो खुद भी कौन सा जल्दी उठ जाती है। सुमन बहू, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रेखा बहू पर अपनी गलतियों को मत डालो। मेरे सामने की बात है, आज सुबह 4 बजे रेखा बहू मेरी उठ गई थी। अरे मेरे साथ मंदिर भी गई थी, पर तू नहीं सुधरने वाली। शादी के बाद भी तेरी आँख नहीं खुलती थी और सास बनने के बाद भी नहीं खुलती। क्या कहा दादी जी आपने? माँ जी पहले भी इसी तरह से सोती थी? और नहीं तो क्या बहू, ये पहले भी 10-10 बजे उठा करती थी और आज भी 10 बजे उठती है। इसके पास पहले भी कोई काम नहीं था और अब भी कोई काम नहीं है। इतना बोलकर पुष्पा सुमन के दिन याद दिलाने लगती है। सुमन के बारे में जानकर रेखा को बड़ा मज़ा आता है, वो तो खूब मज़े लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गलती से सुमन के हाथों रेखा का फ़ोन टूट जाता है। माँ जी, आपने मेरा इतना महंगा फ़ोन तोड़ दिया, अब आप ही मुझे फ़ोन दिलाएंगी। अरे बहू, मैंने तेरा फ़ोन कोई जानबूझकर नहीं तोड़ा। जैसे भी हो, टूटा तो है ना। अगर आपने मुझे फ़ोन नहीं दिलाया तो मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी और आपकी शिकायत दादी जी से कर दूँगी। अरे मेरी माँ, चुप हो जा और थोड़ा आराम से बोल। अगर तेरी दादी सास ने सुन लिया ना तो घर में भूकंप आ जाएगा। तुझे नया फ़ोन चाहिए ना? अरे दिला दूंगी नया फ़ोन, बस अपना मुंह बंद रख। अब क्या था, अब रेखा दादी सास की धमकी देकर अपनी सास से अपनी बात मनवा लेती, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सुमन रेखा को आईफोन दिलाती है। पर जब सुमन की सास पुष्पा रेखा के हाथ में नया आईफोन देखती है तो उसे वो फ़ोन बहुत पसंद आता है। बहू, तेरा फ़ोन तो बहुत अच्छा है, हमारे समय में तो ऐसे फ़ोन होते ही नहीं थे। काश मुझे भी कोई इतना महंगा फ़ोन देता। दादी जी, मुझे ये फ़ोन माँ जी ने दिया है। अब जैसे ही पुष्पा को पता चलता है कि सुमन ने अपनी बहू को फ़ोन दिया है तो पुष्पा का पारा गर्म हो जाता है और पुष्पा सुमन से कहती है, दिखा दिया ना फर्क सास और बहू में। अपनी बहू को फ़ोन दिया जा रहा है और सास को आज तक एक साड़ी भी नहीं दी गई तुझसे। अरे जब मेरी सास जिंदा थी तब मैं हमेशा अपनी सास को कुछ ना कुछ देती, पर एक तुझे देखो बे